अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है और जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए बाय यूजिंग बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट। दूसरा पॉइंट ये है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हमेशा सेल साइकिल की एस फेज़ के दौरान होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द एस फेज़ ऑफ सेल साइकिल। डीएनए की रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स हैं। सबसे पहले मॉडल को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरे मॉडल को हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन और तीसरे मॉडल को हम कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इनको हम सबसे पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मॉडल वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वो कंजर्व रहता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो डिसरप्ट होता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से क्या मुराद है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से क्या मुराद है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से मुराद ये है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन द अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से मुराद ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन 2 डिफरेंट बेस पेयर, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो होता है वो कंजर्व रहता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाते हैं और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं फिर एज अ टेम्पलेट। उन स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। जब उन स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है तो आपके पास एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो हर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। इस तरह दूसरे डीएनए के मॉलिक्यूल के पास भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट की है कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं। उन दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल को हम जब देखते हैं तो हर डीएनए के मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन की। तो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है जैसा कि सेमी कंजर्वेटिव में होता है। इसमें भी प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कंजर्व रहता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के डिसरप्ट होने की वजह से डीएनए के स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाते हैं और दोनों स्ट्रैंड यूज़ होते हैं एज अ टेम्पलेट। हर टेम्पलेट स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। उसके बाद जो नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं, जबकि जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं वो दोबारा से कंजर्व हो जाते हैं। यानी कि जैसा कि दिखाया भी गया है कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं और जो 2 नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं उनमें से जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं और जो दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दोनों न्यू स्ट्रैंड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तीसरा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इसको मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया। डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी डिस्टर्ब हो जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी डिस्टर्ब हो जाता है।
क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो गया है, तो जिसकी वजह से जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो ब्रेक आ जाते हैं। और हर स्ट्रैंड जो होता है, जो छोटा सा ब्रोकन फ्रैगमेंट्स होता है, वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। तो जिसकी वजह से एक जो डीएनए के मॉलिक्यूल से जो दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उनमें दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल के जो अर्थ स्ट्रैंड होता है उसके अंदर इंटरमिक्सिंग होती है, पेरेंटल स्ट्रैंड की भी और न्यू स्ट्रैंड की भी। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बने हैं, और हर डीएनए के मॉलिक्यूल को आप जब देखते हैं तो उनके जो स्ट्रैंड्स को भी देखें तो उसमें पेरेंटल स्ट्रैंड और जो न्यू स्ट्रैंड है उसकी मिक्सिंग है। तो आप कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव में ये था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रह रहा था डीएनए का, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट होता था। जबकि रैंडम डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों डिसरप्ट हो रहे हैं। तो इनकी एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ते हैं। In the semi-conservative model of DNA replication, primary structure of DNA is conserved while the secondary structure is disrupted. Each DNA strand serves as a template for the synthesis of new strand, producing two new DNA molecule. Each molecule of DNA has one new strand and one old strand. It is called semi-conservative model of replication. Next है conservative model of replication. In conservative model of DNA replication, primary structure of DNA is conserved while the secondary structure is disrupted. Each DNA strand serves as a template for the synthesis of a new strand, producing two new DNA molecules. One molecule of DNA has both the new strands and other molecules of DNA has both the old strands. It is called conservative model of replication. तीसरा है dispersive model of replication. In dispersive model of replication, both the primary and secondary structures are disrupted. Each broken DNA strand serves as a template for the synthesis of new strand, producing two new DNA molecules. Each strand of both the DNA molecules is formed by the mixing of old and new strands. It is called dispersive model of replication. मिज़लसन एंड स्टाल दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन होती है। इसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरिया को यूज़ किया जिसका नाम था एशेरिचिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं। उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए दो तरह के मीडिया बनाए। एक मीडिया के अंदर उन्होंने लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N14 डाला, जबकि दूसरे मीडिया के अंदर उन्होंने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N15 डाला। इसको सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटली इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया था उसको उन्होंने क्या किया कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के अंदर ग्रो किया, कि यानी कि बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रो किया इनटू द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, जिसकी वजह से जो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि N15 था वो उस बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजनस बेसिस में इनकॉर्पोरेट कर गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो बैक्टीरिया जिनको उन्होंने ग्रो किया था N15 मीडिया के ऊपर, उन्होंने उनको 3 डिफरेंट बैटरी प्लेट्स के अंदर सेपरेट करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि जो बैक्टीरिया N15 मीडिया के ऊपर ग्रो किया उनको 3 डिफरेंट बैटरी प्लेट्स के अंदर, जो जिसके अंदर N14 मीडिया था उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। जो पहली बैटरी प्लेट्स आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम के अंदर, उसमें उन्होंने ये किया, उससे उन्होंने डीएनए के सैंपल्स फ़ौरन ले लिए, यानी कि जैसे ही ट्रांसफ़र किए तो सैंपल ले लिए, यानी 0 मिनट्स के बाद सैंपल ले लिए। उसके बाद जो दूसरी बैटरी प्लेट्स आपको नज़र आ रही है उसमें से उन्होंने 20 मिनट्स के बाद जो सैंपल था डीएनए का वो ले लिया। वो क्यों ले लिया, तो डीएनए 20 मिनट्स के बाद क्यों लिया, क्योंकि 20 मिनट्स में डीएनए की जो बैक्टीरिया की एक दफ़ा रेप्लिकेशन हो चुकी होती है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। जो तीसरी बैटरी प्लेट नज़र आ रही है उसमें से उन्होंने 40 मिनट्स के बाद सैंपल्स को कलेक्ट किया, यानी कि उसमें 2 राउंड ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी थी।
इन तीनों पैटी प्लेट से जब उन्होंने डीएनए के सैंपल्स ले लिए, यानी कि 0 मिनट्स के बाद भी, 20 मिनट्स के बाद भी और 40 मिनट्स के बाद भी, तो उन्होंने उन सैंपल्स को कहाँ किस चीज़ में डाला, उन्होंने उनको छोटी सी टेस्ट जो होती है पेनड्राइव ट्यूब्स के अंदर डाला। डालने के बाद उन डीएनए को किस चीज़ में डिज़ाल्व किया, सीजियम क्लोराइड में डिज़ाल्व किया। डिज़ाल्व करने के बाद उन्होंने उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया। जब उन्होंने उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया तो जो सीजियम क्लोराइड का एक डेंसिटी का ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ। तो सीजियम क्लोराइड के जो एंड थे वो जो ज़्यादातर वो नीचे जो बॉटम थी उस अपेंडिक्स ट्यूब की, वो वहाँ पे बैठे, और जो जैसे जैसे ऊपर आते जाएँ अपेंडिक्स ट्यूब के तो सीजियम आयंस की तादाद कम हो जाती है। तो जो डीएनए होता है वो भी उसके अंदर फ्लोट करता है, और जहाँ पे उसकी डेंसिटी एग्जैक्ट मैच कर जाती है वो वहाँ पे आके सेटल हो जाता है। तो जब हम सेटल हो जाता है, जब जो हम नीचे देख रहे हैं इसमें बनी हुई हैं 4 तरह की टेस्ट ट्यूब्स बनी हुई हैं या अपेंडिक्स ट्यूब्स बनी हुई हैं। जब हम पहली अपेंडिक्स ट्यूब को देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उसको उन्होंने लिया था एज अ कंट्रोल, यानी कि उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ डाली थी, N14 डीएनए था उसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि वो ऊपर जाके सेटल हुआ हुआ है, उसकी यानी टॉप पे सेटल हुआ हुआ है उस अपेंडिक्स ट्यूब के। जब हम दूसरी अपेंडिक्स ट्यूब को देखते हैं तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो नीचे सेटल हुआ हुआ है। वो इसलिए नीचे सेटल हुआ हुआ है कि उसके अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी और वो नीचे सेटल हो गया। जब हम तीसरी टेस्ट ट्यूब्स को देखते हैं या अपेंडिक्स ट्यूब को देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो डीएनए जब तो इसमें जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीज़ जो पैटी प्लेट नंबर 2 थी ना, उससे सैंपल लिया गया था। उसमें ये देखा गया कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन हुई है तो उसकी जो डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द N15 और N14, यानी कि जब उसके अंदर पहली राउंड ऑफ एप्लीकेशन हुई है तो उसके अंदर एक जो डीएनए का स्ट्रैंड था वो पेरेंटल था, यानी कि N15 से था, और एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो N14 का है। तो यानी कि उनकी जो डेंसिटी थी उस डीएनए के मॉलिक्यूल की वो इंटरमीडिएट थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन है। जो लास्ट और फोर्थ आपको अपेंडिक्स ट्यूब नज़र आ रही है, इसमें उन्होंने सैंपल्स कहाँ से लिए थे, उन्होंने पैटी प्लेट नंबर 3 से लिए थे। जब उन्होंने पैटी प्लेट 3 में से सैंपल लिए थे तो उसका जब उन्होंने देखा, क्योंकि 40 मिनट के बाद वहाँ से सैंपल लिए थे तो 2 राउंड ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे 2 डेंसिटी क्लासेस ऑब्जर्व की। जो पहली डेंसिटी क्लास थी वो इंटरमीडिएट थी, और जो एक जो उन्होंने देखा वो इक्वल टू N14 डीएनए देखा। तो इससे मुराद उनका ये था कि जो हैवी स्ट्रैंड होता है डुप्लेक्स का, उससे एक इंटरमीडिएट स्ट्रैंड ही बनता है, और जो लाइट स्ट्रैंड है उससे हमेशा एक लाइट डुप्लेक्स बनता है, क्योंकि एक हैवी स्ट्रैंड से एक डुप्लेक्स बना है जिसके अंदर एक हैवी स्ट्रैंड है और एक लाइट स्ट्रैंड है, यानी कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है। ये भी किस चीज़ को प्रूव करता था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करता था। इसको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया। दे फर्स्ट ग्रू बैक्टीरिया फॉर द सेवरल जनरेशन इन N15 मीडियम। N15 becomes incorporated into the nitrogenous basis of the bacterial DNA. Then they transferred the bacteria from N15 to N14 medium and collected the data samples at various intervals that are 0 minutes, 20 minutes and 40 minutes. Then they dissolved the DNA samples in cesium chloride and centrifuge in ultracentrifuge. The process of ultracentrifugation creates a density gradient of cesium chloride ions. The density of cesium ions increases from top to the bottom of the tubes. Each DNA floats or sinks in the density gradients until it reaches the position where its density exactly matches with the density of cesium. Observation क्या उन्होंने देखी, the DNA collected immediately after transfer was all dense, sampling after 0 minutes. And sampling after 20 minutes, DNA collected after the bacteria have completed first round of DNA replication in N14 medium. The density of the DNA had decreased
to a value of intermediate between N14 DNA and N50 DNA. And sampling after 40 minutes, when the DNA collected from the bacteria which have completed second round of DNA replication, two density classes of the DNA were observed, one intermediate and one equal to N14 DNA. तो उन्होंने कंक्लूड ये किया, आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन ईच डॉटर डीएनए डुप्लेक्स वाज अ हाइब्रिड containing one heavy strand of parental molecule and one light strand of newly synthesized molecule. After second round of replication, when this hybrid duplex replicated, it contributes one heavy strand to form an other duplex and one light strand to form a light duplex. These experiments clearly confirmed that the DNA replication occurred in a semi-conservative manner. उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।